नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मंजिल की कहानी पर, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, नई कहानियों की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें बड़ी ताकत देती है और हमें और भी बेहतरीन कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस रहस्यमयी दास्तान की ओर। एक ऐसी कहानी जहां सत्ता, प्रेम, विश्वासघात और रहस्य की गूंज सदियों से सुनाई देती है। यह है राजा और लोहारनी की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले, जब भारत की भूमि पर छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उनमें से एक राज्य था शोणितपुर। यह राज्य अपनी उर्वर भूमि, ऊंचे किलों और अद्भुत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की नदियां मानो सोने की धाराओं की तरह चमकती और पर्वतों पर बसा घना जंगल किसी रहस्य को अपने भीतर छिपाए बैठा था। शोणितपुर का शासक था राजा विक्रम सिंह। वह एक बहादुर, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा था। उसकी तलवार की धार शत्रु के लिए उतनी ही तेज थी जितनी उसकी आंखें छल करने वालों को पहचानने में। राज्य में सुख शांति थी, लेकिन महल की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा था जिसे केवल गिने चुने लोग ही जानते थे। महल के पीछे के कक्षों में रात के तीसरे पहर कभी कभी अजीब आवाजें गूंजती थीं। सैनिक कहते, यह बस हवाओं की गूंज है। सेवक कहते, शायद कोई पुराना शंखनाद है। परंतु सच्चाई कुछ और थी। राजधानी के बाहरी हिस्से में एक तंग गली के बीच एक पुरानी लोहे की दुकान थी। उसे चलाता था कृष्णा लोहार। कृष्णा अपने काम में निपुण था। तलवारें, भाले, कवच, उसकी धौंकनी से निकला हर सामान सेना में जाता था। लेकिन इस कहानी का मुख्य पात्र कृष्णा नहीं, बल्कि उसकी पत्नी थी, चंदा लोहारनी। चंदा एक साधारण औरत नहीं थी। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जिससे इंसान का मन पढ़ा जा सकता है। जब वह बाजार से गुजरती तो औरतें उसकी ओर देखतीं और फुसफुसातीं, ये लोहारनी साधारण नहीं लगती। कुछ कहते, इसकी चाल किसी रानी जैसी है, तो कुछ डरते हुए कहते, कहीं ये तांत्रिक ना हो। परंतु सच्चाई यह थी कि चंदा अपनी सुंदरता और रहस्यमयी आभा के कारण लोगों के बीच जिज्ञासा का विषय बनी हुई थी। राजधानी का केंद्र था विशाल महल। लाल पत्थरों से बना यह महल चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा था। भीतर प्रवेश करने पर एक लंबा आंगन था जहां दिन रात सैनिक अभ्यास करते। महल में कई कक्ष थे, नृत्यशाला, सभा कक्ष, शस्त्रागार और सबसे गुप्त, रहस्यमयी तिजोरी कक्ष, जिसमें प्राचीन ग्रंथ और सोने चांदी के खजाने रखे थे। राजा विक्रम सिंह को तिजोरी कक्ष से विशेष लगाव था, लेकिन पिछले कुछ समय से वहां से अजीब घटनाओं की खबरें आने लगीं। पहरेदार कहते कि रात को वहां कोई स्त्री की परछाई दिखती है जो लाल चुनरी ओढ़े घूमती है, परंतु जब पीछे जाओ तो वहां कोई नहीं मिलता। एक दिन जब नगर का बाजार गुलजार था, राजा विक्रम सिंह भेष बदलकर जनता की हालत देखने निकला। वह अक्सर साधारण वेश में घूमता था ताकि प्रजा की असली बातें सुन सके। उस दिन उसने देखा लोहारनी चंदा अपने पति कृष्णा के साथ लोहे के औजार बेच रही थी। राजा की नजर जैसे ही चंदा पर पड़ी, वह ठिठक गया। उसकी आंखें मानो किसी गहरे तालाब जैसी थीं। उसकी चाल मानो राजमहल की सीढ़ियों पर उतरी कोई रानी। राजा ने मन ही मन सोचा, ये औरत साधारण लोहारनी नहीं, इसमें कुछ रहस्य है। राजा ने पास जाकर लोहे की तलवार खरीदी। चंदा ने जब राजा की ओर देखा तो उसकी नजरें राजा की आंखों से टकराईं। उस क्षण राजा को लगा कि उसने उसके मन के सारे राज पढ़ लिए हों। राजा के होंठ सूखे, लेकिन चंदा मुस्कुराई और बोली, महाराज, ओह, मेरा मतलब है ग्राहक जी, यह तलवार साधारण नहीं है। इसकी धार भविष्य को भी काट सकती है। राजा हक्का बक्का रह गया। उसने भले ही भेष बदला था, लेकिन चंदा ने उसके शब्दों में महाराज बोलकर जैसे उसे पहचान लिया। महल लौटकर राजा बेचैन हो गया। वह सोचने लगा, एक लोहारनी मेरी पहचान कैसे जान सकती है?
क्या वह सच में साधारण है या उसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? उसने अपने विश्वस्त मंत्री आचार्य हरिदास को बुलाया और पूरी बात बताई। आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, ये कोई साधारण बात नहीं। कोई स्त्री यदि आपके वेशभूषा के पीछे भी आपको पहचान ले तो निश्चय ही उसके पास कुछ विशेष शक्ति है। हो सकता है यह शक्ति ईश्वरीय हो या किसी गुप्त विद्या से मिली हो। राजा ने आदेश दिया, कल रात से उस लोहारनी पर नजर रखी जाए, लेकिन किसी को भनक न लगे। रात का समय था। चांदनी महल की दीवारों पर चुपके से उतर रही थी। राजा के सैनिकों ने लोहारनी के घर के पास पहरा लगाया। आधी रात होते होते अचानक अजीब घटना घटी। लोहारनी चंदा घर से बाहर निकली। उसने लाल चुनरी ओढ़ रखी थी और हाथ में एक पुराना दीपक। वह धीरे धीरे चलते हुए नगर से बाहर जंगल की ओर जाने लगी। सैनिकों ने यह दृश्य देखा और तुरंत राजा को खबर दी। राजा ने भी गुपचुप वहां पहुंचकर दूर से चंदा को देखा। चंदा जंगल में एक पुराने मंदिर के पास पहुंची। मंदिर खंडहर हो चुका था। दीवारों पर बेलें लिपटी थीं और भीतर अंधेरा पसरा था। वहां उसने दीपक रखा और धीमी आवाज में कुछ मंत्र जैसे शब्द कहने लगी। राजा की आंखें फैल गईं। वह सोचने लगा, क्या ये तांत्रिक है या कोई साध्वी? लेकिन तभी मंदिर की टूटी दीवार से एक चमकदार रोशनी निकली और पल भर के लिए चारों ओर अजीब सा प्रकाश फैल गया। राजा ने साफ देखा, चंदा उस रोशनी में गायब हो गई। राजा स्तब्ध रह गया। वह महल लौटा, लेकिन उसके मन में कई प्रश्न थे। ये लोहारनी आखिर कौन है? क्या यह प्रेत विद्या जानती है? क्यों इसे देखकर मुझे लगता है कि यह महल से किसी तरह जुड़ी है? राजा ने निश्चय किया, अगले दिन चंदा को दरबार में बुलाया जाएगा। अगले दिन दरबार सजा। राजा ने आदेश दिया, लोहार कृष्णा और उसकी पत्नी चंदा को यहां लाया जाए। सैनिक जब उन्हें लाए तो दरबारियों की नजरें चंदा पर टिक गईं। हर कोई देख रहा था कि साधारण कपड़े पहने होने के बावजूद उसमें एक अजीब सी शाही गरिमा थी। राजा ने सीधे पूछा, तुम्हें मेरी पहचान कल बाजार में कैसे हुई? चंदा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने आपको पहली नजर में पहचान लिया था। आपके तेज को कोई भेष छिपा नहीं सकता। राजा ने तीखे स्वर में कहा, और कल रात तुम मंदिर क्यों गई थी? दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे। राजा को एक साधारण लोहारनी के रात के कामों की खबर कैसे है? चंदा मुस्कुराई। उसकी आंखों में रहस्य झलक रहा था। वह बोली, महाराज, कुछ बातें समय आने पर ही बताई जाती हैं। अभी आप जो देख रहे हैं वह सिर्फ शुरुआत है। इतना कहकर उसने राजा की ओर देखा और कहा, लेकिन सावधान रहिए। महल की दीवारों में जो रहस्य छिपा है वह आपके सिंहासन तक को हिला सकता है। दरबार में हलचल मच गई। मंत्री, सेनापति, दरबारी सब सोच में पड़ गए। राजा विक्रम सिंह का चेहरा सख्त था, लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों पल रहे थे। क्या सचमुच मेरे महल में कोई रहस्य है? और ये लोहारनी कौन है जो इतने साहस से मुझसे कह रही है? चंदा की आंखें राजा पर टिकी थीं। उसकी मुस्कान में छिपा रहस्य किसी तूफान का संकेत दे रहा था। और यहीं से शुरू हुआ राजा और लोहारनी का रहस्यमयी रिश्ता, जिसने आने वाले समय में राज्य की नींव तक हिला दी। भाग 1 में हमने देखा कि महाराज विक्रमादित्य अपने विशाल और समृद्ध राज्य के साथ साथ अपने अद्भुत न्याय और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उसी राज्य में एक लोहार और उसकी पत्नी लोहारनी रहते थे। साधारण घर, साधारण साधन, मगर उनके भीतर कुछ अनकहे रहस्य दबे थे। राजा की मुलाकात अचानक लोहारनी से हुई और तभी से महल के चारों ओर एक रहस्यमयी हवा बहने लगी। भाग 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां रहस्य गहराता है और हर दृश्य दर्शक को अगले पल तक बांधे रखता है। उस रात महल में उत्सव का आयोजन था। महल के बड़े प्रांगण में दीपक जल रहे थे, संगीतकार राग छेड़ रहे थे और सैनिक कतारों में सजग खड़े थे। लेकिन उस भीड़ भाड़ में भी राजा विक्रमादित्य का मन बेचैन था। उनकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। लोहारनी का चेहरा, जिसकी आंखों में मानो हजारों रहस्य छुपे हों।
राजा ने राजमंत्री से कहा, अजीब बात है मंत्री, एक साधारण स्त्री की आंखों में ऐसा तेज मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे लगता है इस औरत के पास कोई असामान्य शक्ति है। मंत्री ने सावधानी से उत्तर दिया, महाराज, संभव है यह आपकी कल्पना हो, वह साधारण प्रजा है। राजा ने गहरी सांस ली। नहीं मंत्री, वह साधारण नहीं है। उसकी उपस्थिति ने मेरे भीतर प्रश्नों का तूफान खड़ा कर दिया है। मुझे जानना ही होगा कि वह कौन है। राजमहल से दूर घने बागों के बीच बसे छोटे गांव के छोर पर लोहार का घर था। लोहार रात भर लोहे पर हथौड़ा चला रहा था। हर वार से चिंगारियां उड़ती, जैसे आसमान के तारे टूटकर जमीन पर बिखर रहे हों। वहीं कोने में लोहारनी चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा गंभीर, आंखों में गहराई, और उसके हाथ किसी रहस्यमयी ग्रंथ को सहला रहे थे। उसने धीरे से बुदबुदाया, समय आ गया है, पर क्या राजा समझ पाएगा? उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई, जैसे कोई गुप्त योजना उसके मन में पहले से तैयार हो। अगले दिन जब राजा शिकार पर निकले तो अचानक उनका काफिला उसी गांव से गुजरा। गांव वालों ने स्वागत किया, मगर राजा की नजर सीधे लोहारनी को ढूंढ रही थी। वह तालाब के किनारे खड़ी थी। हवा से उसकी चुनरी लहरा रही थी। उसकी आंखें सीधे राजा से मिलीं, और उसी पल राजा ने महसूस किया कि समय जैसे थम गया हो। राजा ने घोड़े को रोका और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लोहारनी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मुझे सब गौरी कहते हैं। राजा, गौरी, सुंदर नाम है। तुम्हारी आंखों में अजीब चमक है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा रहस्य है जो सामान्य लोगों से तुम्हें अलग करता है? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, हर इंसान के भीतर रहस्य छुपे होते हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समय आने से पहले खोलना विनाश को बुलाना होता है। राजा उस जवाब से चौंक उठे। महल लौटकर राजा ने यह घटना अपने गुरुजनों और विद्वानों से साझा की। दरबार में इस पर बहस छिड़ गई। कोई बोला, यह स्त्री साध्वी हो सकती है। कोई बोला, संभव है यह कोई मायावी शक्ति रखती हो। किसी ने तो यहां तक कह दिया, महाराज, सावधान रहें, यह स्त्री आपके राज्य के लिए संकट भी बन सकती है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, मेरे हृदय की गहराई कहती है कि वह सत्य और न्याय के पथ पर है, लेकिन उसके रहस्य से पर्दा मुझे स्वयं उठाना होगा। कुछ दिनों बाद एक घटना हुई। राजमहल के मंदिर में जलती हुई दीपमालिका अचानक बुझ गई। पुजारी ने कहा, यह अशुभ संकेत है। राजा को तुरंत लोहारनी की याद आई। उसी रात उन्हें स्वप्न आया, एक स्त्री अग्नि से निकलती है, हाथ में तलवार है, और वह कहती है, सत्य की रक्षा करो, समय निकट है। राजा नींद से जाग उठे। उनके माथे पर पसीना था। वे सोचने लगे, क्या यह वही गौरी थी? क्या यह सपना कोई संदेश है? गांव में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। कुएं का पानी सूख गया। बच्चों को रात में अजनबी आवाजें सुनाई देने लगीं। औरतें कहती कि कोई परछाई रात में उनके घरों के पास मंडराती है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह सब उसी लोहारनी के कारण है, उसकी नजर लग गई है। लोग डरने लगे, मगर राजा को जब यह खबर मिली तो उन्होंने साफ कहा, जब तक मैं सत्य न जान लूं, किसी को दोष मत दो, मैं स्वयं जांच करूंगा। एक रात राजा ने भेष बदलकर गांव का रुख किया। साधारण कपड़ों में, बिना किसी सैनिक के। वे लोहार के घर पहुंचे। दरवाजा खुला और सामने लोहारनी खड़ी थी। उसने बिना आश्चर्य जताए कहा, महाराज, आपको आना ही था, आइए। राजा स्तब्ध थे। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आऊंगा? गौरी ने धीरे से कहा, क्योंकि भाग्य की डोर पहले ही बुन दी गई है। आप और मैं इस कहानी के दो पात्र हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि आप तैयार हैं या नहीं। राजा, किस चीज के लिए तैयार? गौरी, सत्य का सामना करने के लिए। गौरी ने राजा को अपने घर के पीछे बने एक गुप्त कक्ष में ले जाया। वहां दीवारों पर पुराने शिलालेख बने थे, जिन पर अजीब चिन्ह और मंत्र लिखे थे। कमरे के बीच में एक प्राचीन धातु की तलवार रखी थी, जो हल्की रोशनी में भी चमक रही थी। गौरी ने कहा, यह तलवार साधारण नहीं, यह अग्नि शक्ति की तलवार है, जो सदियों से एक गुप्त वंश की स्त्रियों के पास रही है।
मैं उसी वंश की अंतिम स्त्री हूं। राजा ने अविश्वास से पूछा, तो तुम कोई साधारण लोहारनी नहीं हो? गौरी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, साधारण नहीं महाराज, मेरा वंश शापित भी है और वरदानित भी। हमें इस तलवार की रक्षा करनी है, वरना यह गलत हाथों में गई तो पूरा राज्य जलकर खाक हो जाएगा। राजा ने तलवार की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, अगर यह सत्य है तो तुम्हें अब अकेले यह जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी, मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा। गौरी की आंखों में आंसू चमक उठे। उसने धीमे स्वर में कहा, महाराज, यही तो मेरी सबसे बड़ी दुविधा है। भाग्य ने हमें जोड़ा है, परंतु साथ ही हमें परखा भी जाएगा और यह परीक्षा आसान नहीं होगी। उसी समय महल में एक दूत आया। महाराज, राज्य की सीमा पर अज्ञात सैनिक देखे गए हैं। उनके पास काली पोशाक और अजीब हथियार हैं। राजा समझ गए, यह संयोग नहीं, तलवार के पीछे वही दुश्मन आ गए हैं। गौरी ने गंभीर स्वर में कहा, युद्ध अब टलने वाला नहीं, यह तलवार उनके हाथ में नहीं जानी चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें कई बलिदान देने होंगे। राजा की आंखें दृढ़ हो गईं। तो ठीक है गौरी, यह युद्ध हम मिलकर लड़ेंगे, चाहे इसकी कीमत जो भी चुकानी पड़े। राज्य पर संकट का साया गहराने लगा। राजा और लोहारनी का रहस्य अब सिर्फ उनका नहीं रहा, बल्कि पूरे राज्य का भविष्य उसी पर टिका था। गांव वालों के मन में डर था, दरबार में सवाल थे और सीमा पर दुश्मन। बीच में खड़े थे राजा विक्रमादित्य और रहस्यमयी लोहारनी गौरी। कहानी यहां से और भी गहरी होती है। क्या राजा और गौरी तलवार की रक्षा कर पाएंगे? क्या राज्य दुश्मनों से बच पाएगा, या फिर वही होगा जिससे सब डर रहे थे? राजमहल के भीतर से उठते शंकाओं के स्वर और नगर में फैलती अजीब अफवाहें अब एक ऐसा रूप लेने लगी थीं जिसने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। राजा जितेंद्र प्रताप सिंह का मन अब पहले से भी अधिक बेचैन रहने लगा था। वह यह समझ नहीं पा रहे थे कि लोहारनी चंद्रिका की उपस्थिति उनके जीवन में संयोग थी या किसी अनजाने षड्यंत्र का हिस्सा। दूसरी ओर चंद्रिका के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान अब पहले से और भी गहरी हो चली थी। उसकी हर नजर, हर शब्द और हर हाव भाव मानो कोई छिपा हुआ संदेश लिए हुए था। अब इस तीसरे भाग की कथा वहीं से आगे बढ़ती है, जहां दूसरे भाग में राजा और लोहारनी की रहस्यमयी मुलाकातें महल और नगर दोनों में सवाल छोड़ गई थीं। महल की दीवारें उस रात असामान्य रूप से भारी और बोझिल प्रतीत हो रही थीं। रात के दूसरे प्रहर में महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़े होकर राजा जितेंद्र प्रताप दूर दूर तक पसरी निस्तब्धता को देख रहे थे। आसमान में चांद अधूरा था, जैसे किसी ने उसके हिस्से को छिपा लिया हो। अचानक पीछे से हल्की आहट सुनाई दी। महाराज, ये वही आवाज थी, लोहारनी चंद्रिका। उसने लाल रंग की ओढ़नी सिर पर डाल रखी थी। उसके हाथ में लोहे से बनी कोई अजीब सी वस्तु थी जिसे उसने कपड़े से ढक रखा था। राजा ने सख्त स्वर में पूछा, इतनी रात गए यहां आने का कारण? चंद्रिका की आंखें चमकी। कारण वही है जो आपके मन में प्रश्न बनकर बैठा है। मैं उस प्रश्न का उत्तर लेकर आई हूं। चंद्रिका ने धीरे धीरे वह कपड़ा हटाया। भीतर से निकली एक छोटी सी धातु की वस्तु, आधा चांद के आकार की लोहे की तख्ती, जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। राजा ने हैरत से पूछा, ये क्या है? चंद्रिका ने कहा, यह वही रहस्य है जो इस नगर की नियति तय करेगा। इसे मेरे पूर्वजों ने बनाया था और इसे केवल सच्चा राजा ही समझ सकता है। राजा ने तख्ती को हाथ में लिया। उस पर खुदे अक्षर किसी अनजानी भाषा में थे, लेकिन अजीब बात यह कि जब उन्होंने ध्यान से देखा तो शब्द मानो बदलकर संस्कृत श्लोक में परिवर्तित होने लगे। श्लोक का अर्थ था, जिसे यह लेख दिखे वही इस नगर के भविष्य का भाग्य विधाता है। परंतु सावधान, यह धातु जितनी मजबूत है उतनी ही खतरनाक भी। राजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगली सुबह नगर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुएं का पानी अचानक सूख गया। बाजार में लोहे के औजार बिना किसी कारण टूटने लगे। लोहारों की भट्टियां बुझने लगीं, चाहे उनमें कितना भी ईंधन डाला जाए। लोगों में यह बात फैल गई कि लोहारनी चंद्रिका के आने से नगर पर कोई अदृश्य शाप लग गया है। राजा को दरबारियों ने चेतावनी दी,
महाराज, यह स्त्री अशुभ है, इसे यहां से दूर कर देना चाहिए। लेकिन राजा के मन में शंका और मोह दोनों थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या यह सब चंद्रिका की वजह से हो रहा है या किसी और ताकत की चाल है। एक रात राजा ने चंद्रिका को बुलाया और पूछा, सच सच बताओ, ये सब घटनाएं तुम्हारे आने के बाद ही क्यों हो रही हैं? चंद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, मैं दोषी नहीं हूं। सच्चाई ये है कि इस नगर की धरती के नीचे सदियों से एक गुप्त भट्टी जल रही है। वही इस नगर को समृद्ध रखती है, लेकिन अब उसकी अग्नि मंद पड़ रही है। मेरे पूर्वजों ने उसकी रक्षा की थी, अब वह जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, लेकिन यह भट्टी कहां है? चंद्रिका ने रहस्यमय मुस्कान दी। वह रहस्य मैं आपको बताऊंगी, परंतु पहले आपको यह सिद्ध करना होगा कि आप सच्चे शासक हैं और नगर की भलाई के लिए किसी भी त्याग के लिए तैयार हैं। चंद्रिका ने राजा को एक कठिन परीक्षा के लिए चुनौती दी। वह उन्हें लेकर नगर से बाहर घने जंगल के भीतर ले गई। वहां एक गुफा थी जिसकी दीवारें लोहे जैसी चमकती थीं। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही अजीब आवाजें गूंजने लगीं, जैसे किसी ने भारी हथौड़े से लोहे पर प्रहार किया हो। चंद्रिका बोली, यह गुफा आपकी परीक्षा का स्थान है। यहां जो भी प्रवेश करता है उसे अपने सबसे गहरे भय का सामना करना पड़ता है। यदि आप सफल हुए तो गुप्त भट्टी का मार्ग खुल जाएगा। राजा ने तलवार कसकर पकड़ी और गुफा के भीतर बढ़े। गुफा के भीतर अंधेरा घना था। अचानक दीवारों पर चमकती आकृतियां बनने लगीं। राजा ने देखा कि उनके सामने उनका ही प्रतिबिंब खड़ा है, लेकिन वह प्रतिबिंब दुष्ट और निर्दयी था। वह आवाज में बोला, तुम राजा नहीं हो, तुम एक कमजोर मनुष्य हो। इस नगर को तुमसे नहीं, मुझसे शासन चाहिए। राजा ने तलवार उठाई, लेकिन प्रतिद्वंद्वी तलवार को हवा में ही रोक लेता। लड़ाई लंबी चली। राजा थक गए, लेकिन तभी उन्हें चंद्रिका का कहा वाक्य याद आया, सच्चा शासक तलवार से नहीं, त्याग से सिद्ध होता है। राजा ने तलवार फेंक दी और कहा, यदि नगर की भलाई के लिए मेरा त्याग चाहिए तो मैं तैयार हूं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, वह दुष्ट प्रतिबिंब अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गया। गुफा की दीवारें खुलने लगीं और भीतर से तेज रोशनी फैली। अब राजा और चंद्रिका एक विशाल गुफा में पहुंचे, जहां बीचों बीच एक अद्भुत भट्टी जल रही थी। उसकी ज्वाला नीली और सुनहरी थी। चारों ओर लोहे की अजीब मूर्तियां खड़ी थीं, मानो किसी प्राचीन काल की पहरेदार हों। चंद्रिका बोली, यही है वह गुप्त भट्टी। यह नगर की आत्मा है। जब तक यह जलती है नगर समृद्ध रहेगा, लेकिन अब इसकी अग्नि कमजोर हो रही है। इसे जीवित रखने के लिए बलिदान चाहिए, एक सच्चे शासक का बलिदान। राजा हक्का बक्का रह गए। क्या मुझे अपना जीवन देना होगा? चंद्रिका ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, नहीं महाराज, जीवन नहीं, बल्कि आपको अपने अहंकार, अपने संदेह और अपने भय का त्याग करना होगा। सिर्फ वही त्याग इस अग्नि को फिर से प्रज्वलित करेगा। राजा ने आंखें बंद की और अपने भीतर के सभी भय, संदेह और मोह को छोड़ने का संकल्प लिया। क्षण भर में गुफा की ज्वाला प्रचंड होकर भड़क उठी। लोहे की मूर्तियां चमकने लगीं, मानो जीवित हो उठी हों। चंद्रिका ने राजा के चरणों में झुककर कहा, अब आप ही इस नगर के सच्चे संरक्षक हैं। लेकिन उसी समय गुफा के भीतर एक दूसरी छाया हिली। कोई और भी वहां मौजूद था। गुफा के अंधेरे कोने से एक काली आकृति उभरी। उसने व्यंग्य से कहा, तो यह है वह रहस्य जिसे सदियों से छुपाया गया था, लेकिन अब यह रहस्य मेरा होगा। राजा और चंद्रिका ने एक दूसरे की ओर देखा। राजा ने तलवार उठाई। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। राजा ने गुप्त भट्टी का रहस्य जान लिया, लेकिन उसी के साथ एक नया शत्रु भी सामने आ गया। क्या राजा अपने नगर की रक्षा कर पाएंगे? क्या चंद्रिका सचमुच उनकी साथी है, या उसके पीछे भी कोई और रहस्य छिपा है? यह सब जानने के लिए कथा का चौथा और अंतिम भाग पढ़ना होगा। कहानी के इस अंतिम भाग में रहस्य और भी गहराता है। जहां भाग 3 में राजा को यह समझ आने लगा था
कि महल में हो रही घटनाओं और लोहारनी के बीच कोई अदृश्य डोर है, वहीं अब सत्य सामने आने का समय है। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे प्रजा की बेचैनी, महल के अंदर का डर और राजा की खुद की उलझनें एक चरम पर पहुंच जाती हैं। और आखिरकार यह स्पष्ट होता है कि लोहारनी कौन थी, उसका रहस्य क्या था और वह महल तथा राज्य के भाग्य को किस तरह प्रभावित कर रही थी। महल की ऊंची मीनारों पर हवा सीटी बजाती हुई बह रही थी। चांद बादलों में छिप छिप कर निकल रहा था और पूरा महल किसी खामोश पहरे में डूबा हुआ लग रहा था। राजा अपने कक्ष में बेचैन टहल रहे थे। भाग 3 की रात वाली घटना, जहां उन्होंने दर्पण में लोहारनी की परछाई देखी थी, उनके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। वह सोच में डूब गए। आखिर यह सब क्या है? क्या लोहारनी कोई सामान्य स्त्री है या इसमें कुछ और है? इतने में अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। महाराज, यह आवाज धीमी थी। राजा ने दरवाजा खोला तो सामने वही वृद्ध प्रहरी खड़ा था जिसने पहले भी कई रहस्यमयी बातें बताई थीं। वह बोला, महाराज, आज रात आपने सोना नहीं है। महल के दक्षिणी हिस्से से अजीब आवाजें आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई लोहे को पीट रहा हो। राजा का दिल धड़क उठा। रात के तीसरे पहर में लोहे की आवाज महल के अंदर, यह असंभव था। राजा ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और पहरेदार को साथ लेकर महल के दक्षिणी हिस्से की ओर बढ़े। महल का यह भाग सदियों से बंद था। कहते थे कि यहां कोई भी साधारण व्यक्ति प्रवेश नहीं करता, क्योंकि यह पुराना तहखाना था जहां राज्य के सबसे पुराने हथियार, कवच और गुप्त लोहकारी की सामग्री रखी जाती थी। जैसे ही राजा वहां पहुंचे, हवा और ठंडी हो गई। भीतर से ठक 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 की आवाजें आ रही थीं। राजा ने दरवाजा खोलते ही देखा, अंदर अंधेरा था, लेकिन लाल लौ जैसी रोशनी टिमटिमा रही थी और बीच में एक स्त्री काले वस्त्रों में लिपटी लोहे को पीट रही थी। राजा की आंखें फैल गईं। लोहारनी! हां, वह वही थी, वही लोहारनी जिसे उन्होंने गांव में पहली बार देखा था। पर आज उसका रूप अलग था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और हथौड़ा हवा में उठाते ही दीवारें हिल रही थीं। राजा ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? लोहारनी ने सिर उठाया। उसकी आंखों से चिंगारियां फूटती सी लगी। महाराज, अब सच छिपाया नहीं जा सकता। मैं वही हूं जो इस राज्य के भाग्य को लोहे पर उत्कीर्ण कर रही हूं। राजा स्तब्ध रह गए। भाग्य को लोहे पर? इसका क्या अर्थ है? वह रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, हर राज्य का एक संरक्षक होता है। कभी वह अर्शी होता है, कभी योद्धा, कभी कोई सामान्य मनुष्य। परंतु इस राज्य का भाग्य एक लोहारनी के हाथ में था। मैंने इस राज्य के हर युद्ध का परिणाम पहले ही लिखा है और अब समय आ गया है कि अंतिम सत्य सामने आए। राजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। लोहारनी ने अपनी हथौड़ी नीचे रखी और धीरे धीरे पास आई। महाराज, सदियों पहले आपके पूर्वजों ने इस महल की नींव रखते समय एक संधि की थी। उन्होंने वचन दिया था कि जब भी राज्य संकट में होगा, एक लोहारनी इस महल में आकर भविष्य की रक्षा करेगी। मैं उसी वचन की संतान हूं। राजा चौंक पड़े। तो तुम कोई साधारण लोहारनी नहीं? वह बोली, नहीं, मैं केवल हथियार नहीं गढ़ती, मैं भाग्य गढ़ती हूं। मेरा काम है यह सुनिश्चित करना कि राज्य अंधकार में न डूबे। लेकिन महाराज, आपके राज्य पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। राजा हतप्रभ थे। कौन सा संकट? वह बोली, राज्य के भीतर ही एक ऐसा विश्वासघाती है जो आपके सिंहासन को हड़पना चाहता है, और यदि आप सावधान नहीं हुए तो आने वाले 3 दिन में महल खून से लाल हो जाएगा। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात के बाद राजा चैन से न बैठ पाए। 3 दिन में विश्वासघात? और कौन हो सकता था? अगले दिन उन्होंने सभा बुलाई। सारे मंत्री, सेनापति और दरबारी आए। राजा ने सब पर बारीकी से नजर डाली। हर चेहरे में शक नजर आने लगा। राजा को अब महसूस हुआ कि लोहारनी की बातें केवल डराने के लिए नहीं थीं। महल में सचमुच कोई षड्यंत्र चल रहा था। उधर लोहारनी हर रात उसी तहखाने में जाकर लोहे को पीटती। कहते थे, उसकी हथौड़ी की आवाज सुनकर सैनिकों को अजीब सी ऊर्जा मिलती। लेकिन कुछ दरबारी उसके खिलाफ फुसफुसाने लगे।
ये औरत कोई जादूगरनी है, महल में अपशकुन फैला रही है। दरबार में सेनापति विक्रमसेन सबसे ज्यादा बेचैन दिखाई दिया। वह गुप्त रूप से अन्य मंत्रियों से कहता, महाराज, पर लोहारनी ने जादू कर दिया है। हमें इस औरत से छुटकारा पाना होगा। धीरे धीरे एक गुट बनने लगा। यह वही लोग थे जिनकी निगाहें गद्दी पर थीं। लोहारनी को यह सब पहले से मालूम था। एक रात उसने राजा से कहा, महाराज, आपके सबसे करीबी लोगों में ही दुश्मन छिपा है, पर उसका चेहरा तब तक सामने नहीं आएगा जब तक रक्त नहीं बहेगा। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैं अपने दरबार को खून से नहीं रंगने दूंगा। लोहारनी बोली, तो तैयार रहिए, क्योंकि किस्मत की लोहे की धार अब तेज हो चुकी है। तीसरा दिन आया। पूरा महल तनाव में था। अचानक सुबह सुबह महल की घंटियां बजीं। शत्रु आक्रमण कर चुके थे, लेकिन आश्चर्य यह था कि शत्रु बाहर से नहीं आए थे। वे महल के भीतर ही मौजूद थे। सेनापति विक्रमसेन और उसके समर्थक सैनिकों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। चारों ओर तलवारें टकराईं। महल खून से लाल होने लगा। राजा ने अपनी तलवार उठाई और डटकर मुकाबला किया, पर वह अकेले थे। तभी लोहारनी उस तहखाने से निकली, हाथ में जलती हुई लोहे की तलवार। सबकी आंखें चौंधी आ गईं। वह अब किसी साधारण औरत की तरह नहीं दिख रही थी। उसकी देह से अग्नि की लौ निकल रही थी, आंखों में बिजली चमक रही थी। उसने वह तलवार राजा के हाथ में दी और बोली, महाराज, यह तलवार भाग्य की है, इससे केवल सत्य की जीत होगी। राजा ने तलवार थाम ली और जैसे ही उन्होंने विद्रोहियों पर वार किया, वे पिघलते लोहे की तरह धराशायी हो गए। युद्ध भयानक था, पर कुछ ही घंटों में समाप्त हो गया। विक्रमसेन धराशायी पड़ा था। राजा ने हांफते हुए लोहारनी से कहा, तुम आखिर हो कौन? वह मुस्कुराई, मैं वह ध्वनि हूं जो लोहे की चोट से निकलती है। मैं वह शक्ति हूं जो न्याय की रक्षा करती है। जब तक यह राज्य रहेगा मैं रहूंगी, पर मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरा कार्य पूर्ण हो गया। राजा की आंखें नम हो गईं। पर तुम तो? वह धीरे धीरे धुंध में बदल गई और अंततः हवा में विलीन हो गई। उसके बाद राज्य में शांति स्थापित हुई। राजा ने न्याय और साहस के साथ शासन किया, परंतु महल का वह तहखाना हमेशा बंद रहा। लोग कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात को जब महल के पास से गुजरते हैं तो ठक 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 की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई लोहे को पीट रहा हो, और प्रजा मानती है कि वह लोहारनी अब भी राज्य की रक्षा कर रही है। यह कहानी केवल रहस्य और चमत्कार की नहीं है। यह हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय की रक्षा करने वाली शक्ति हमेशा मौजूद रहती है, कभी इंसान के रूप में, कभी भाग्य के रूप में, और कभी किसी साधारण सी प्रतीत होने वाली लोहारनी के रूप में। तो दोस्तों, राजा और लोहारनी की रहस्यमयी कहानी का ये अध्याय यहीं खत्म होता है, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। असल रहस्य तो अब शुरू हुआ है, और अगले भाग में आपको वो सच मिलेगा जिसकी आहट तक आपने सोची भी नहीं होगी। अब सवाल ये है, क्या आप सच जानने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अपने विचार और सवाल हमें कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय ही हमें और बेहतर बनाती है। और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कड़ी सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें। याद रखिए, आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली कड़ी में, जहां सच्चाई और भी गहरी होगी और रहस्य और भी खतरनाक।